पोर्शे का नाम तो सबने सुना होगा। रेसिंग की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी सक्सेस तो काफी लोग जानते होंगे और कई लोग पोर्शे कार्स की तारीफ करते थकते नहीं होंगे। लेकिन पोर्शे की असली सच्चाई क्या है और कैसे हिटलर ने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, वर्ल्ड वॉर से इनके क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें आपको हैरान कर देंगी। पोर्शे न्यू जनरेशन के लोगों की ड्रीम कार्स में से एक है जिसे खरीदने का लोग सपना देखते हैं। क्या सच में ये आपके ड्रीम कार कहलाने के लायक है? चलिए जानते हैं शुरुआत से। पोर्शे कार को बनाने के पीछे एक पागल और सनकी इंसान का हाथ है जिसका नाम है फर्डिनांड पोर्शे। फर्डिनांड का जन्म 1875 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के एक छोटे से गांव में हुआ था। फादर का ब्लैक स्मिथिंग का बिजनेस था, बट फर्डिनांड का इसमें दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। फर्डिनांड को इलेक्ट्रिक सामानों से खेलना काफी पसंद था। अपने इसी इंटरेस्ट को पैशन में बदला और बना डाला एक इलेक्ट्रिक जनरेटर। फादर भी शॉक हो गए और ट्राई करने लगे कि आगे से फर्डिनांड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास ना जाए। फर्डिनांड ने फादर की एक नहीं सुनी और अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे। फादर ने फर्डिनांड को एडमिशन दिलाया इंपीरियल टेक्निकल स्कूल ऑफ फ्राइकनबर्ग में, बट ही वॉज अगेंस्ट हिज इंजीनियरिंग माइंड एंड एक्सपेरिमेंट्स। फर्डिनांड अब धीरे धीरे इंजीनियरिंग स्किल सीखने लगे। विद इन फ्यू मंथ्स फर्डिनांड ने अपने घर में चारों तरफ इलेक्ट्रिक बल्ब इंस्टॉल करवा दिए। फाइनली फादर ने इनके टैलेंट को पहचाना और अपने पैशन परस्यू करने की आजादी दी। 18 की उम्र में फर्डिनांड ने अपनी पहली जॉब पाने के लिए घर छोड़ा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में फर्डिनांड को जॉब भी मिल गई। कंपनी का नाम था बेला एडगर। इंजीनियरिंग फील्ड में फॉर्मल स्टडी न करने के कारण फर्डिनांड खुद को बेहतर बनाने और नए स्किल सीखने में लग गए। फर्डिनांड ने अपने स्किल्स के दम पर बेला एडगर के लिए इलेक्ट्रिक व्हील हब मोटर का इन्वेंशन किया। इस इन्वेंशन से व्हील्स को डायरेक्टली मूव किया जा सकता था। यह ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। पांच साल बेला एडगर में वर्क करने के बाद फर्डिनांड को एक इंसान मिला जो बिल्कुल उनकी तरह सोच रखता था। 1998 में एक्सेंट्रिक इन्वेंटर जेकब लोनर ने फर्डिनांड की लाइफ पूरी तरह बदल दी। दोनों ने मिलकर एक मिशन बनाया जहां वो फुली इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना देखने लगे। एक छोटी सी वर्कशॉप में दोनों अपनी ड्रीम कार बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। बैटरीज, मोटर्स एंड इनोवेटिव डिजाइन्स पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। कुछ दिनों में दोनों ने मिलकर बनाई फुली इलेक्ट्रिक कार पोर्शे P1। कार की रेंज थी 79 किलोमीटर, बट ड्यू टू हैवी लेड एसिड बैटरीज ये सिर्फ 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रैवल कर सकती थी। इसे एक रेसिंग कार की तरह लॉन्च किया गया था, बट ये अपने एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। उस टाइम में मोस्ट ऑफ द कार रेसिंग पर्पस के लिए ही बनाई जाती थी। फर्डिनांड को लगा कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। साल 1900 तक ये एक्सपेरिमेंट चले। फिर इंटरनल कंबशन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देने के लिए ऐड किया और दुनिया की पहली गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार बना ली। नाम था लोनर पोर्शे इलेक्ट्रोमोबाइल, जिसने एक नया बेंचमार्क सेट किया और रेसिंग में कई रिकॉर्ड्स तोड़े। इस बार कार की टॉप स्पीड थी 57 किलोमीटर पर आवर। फर्डिनांड के इस सक्सेस की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब बड़े बड़े लोग उन्हें जानने लगे। उनमें से एक ही था एस्ट्रो डायमलर। फर्डिनांड के विजन और एक्सेप्शनल टैलेंट से इम्प्रेस होकर एस्ट्रो डायमलर ने उन्हें अपने एस्टीम ईडी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने का ऑफर दिया। फर्डिनांड ने बिना कुछ सोचे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। डायमलर ने उन्हें अपना चीफ डिजाइनर बना लिया। 1908 में डायमलर मॉडर्न कंबशन इंजन के फील्ड में लीडर थे। फर्डिनांड ने अपने रेपुटेशन के हिसाब से पहली प्योरली पेट्रोल ऑटोमोबाइल डिजाइन की, जिसका नाम था ऑस्ट्रो डायमलर माया। फर्डिनांड अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस ब्रेकिंग सक्सेस के बाद उन्होंने एक और कार बनाई। मॉडल था ऑस्ट्रो डायमलर 27/80। 85 हॉर्स पावर के साथ इसकी टॉप स्पीड थी 137 किलोमीटर पर आवर। इस मॉडल को स्पेशली 1910 के प्रिंस हेनरी ट्रायल रेस के लिए बनाया गया था। इस मॉडल ने उस रेस में फर्स्ट रैंक हासिल की। प्रिंस हेनरी रेस के बाद फर्डिनांड पोर्शे और भी पॉपुलर हो गए। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब फर्डिनांड एस्ट्रो डायमलर के लिए ही काम करते थे।
वर्ल्ड वॉर के लिए यूरोप में वॉर सप्लाईज बनाने की डिमांड बढ़ने लगी। टाइमलर को वॉर सप्लाईज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन फर्डिनेंड इन सब में नहीं पड़ना चाहते थे। एस्ट्रो हंगेरियन आर्मी को लार्ज क्वांटिटी में वॉर सप्लाईज कंट्रीब्यूट करने थे, तो ना चाहते हुए भी फर्डिनेंड को इसमें घसीटा गया। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और एयरशिप इंजन्स के साथ साथ आर्टिलरी ट्रैक्टर्स जैसे M17 गोलायत बनाने में फर्डिनेंड का हाथ था। उस वजह से अपने टाइम के बेस्ट इंजीनियर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर से फर्डिनेंड पोर्शे कार बनाने में लग गए। उन्होंने कई रेसिंग कार्स बनाई और 53 में से 43 विन हासिल की। 1928 में फर्डिनेंड पोर्शे ने आर्गुएबली अपने एरा के सबसे तेज और महान स्पोर्ट्स कार में से एक इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम था मर्सिडीज बेंज SSK यानी सुपर स्पोर्ट कर्स। 7.1 लीटर 6 सिलेंडर इंजन के साथ 250 हॉर्स पावर और 194 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड प्रोड्यूस करती थी, जो उस समय की सबसे फास्टेस्ट कार बनी। SSK ने ग्रैंड प्रिक्स रेसेस में 1928 और 1931 के बीच में कई विक्ट्रीज जीती और वर्ल्ड के सम ऑफ द मोस्ट लग्जरी व्हीकल्स के बीच अपनी जगह बनाई। डाइमलर एक के बाद एक सक्सेस देख रहे थे, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। कंपनी को फिर से सक्सेसफुल बनाने के लिए और इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने निकलने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, लेकिन पोर्शे को इनकी मैनेजमेंट पॉलिसीज पसंद नहीं आई। कुछ ही दिनों में पोर्शे ने टाइमलर की जॉब छोड़ दी। अब पोर्शे ने खुद की ऑटोमोबाइल कंसल्टेंसी ओपन की और बन गए जर्मनी के पहले इंडिपेंडेंट कार डिजाइनर। पोर्शे ने अपने बेटे को भी इसी कंसल्टेंसी का पार्ट बनाया। बेटे का नाम था फेरी पोर्शे। फेरी भी फादर की तरह डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड थे। अगले 6 सालों में पोर्शे के डिजाइन डिपार्टमेंट ने काफी कार मॉडल और ब्रांड डिजाइन किए। जर्मनी के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियर होने के बावजूद क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे। उस टाइम पे जर्मनी और पूरी दुनिया पहले वर्ल्ड वॉर से उबर रही थी। पब्लिक में गाड़ियों की मांग ना के बराबर थी। जब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, तब फर्डिनेंड को एक लेटर मिला जो कि किसी अननोन सोर्स से आया था। 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। हिटलर को गाड़ियों का शौक था, इसलिए उसने जर्मनी के सारे बेस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और कार डेवलपर्स को बुलाया। पोर्शे भी इस लिस्ट में शामिल थे। हिटलर चाहता था कि जर्मनी के हर फैमिली के पास एक कार हो, और वो भी फ्यूल एफिशिएंट। इंजीनियर्स के लिए ये काफी मुश्किल टास्क था। पोर्शे ने कुछ ही दिनों में अपना डिजाइन रेडी किया और बिड जीत गए। हिटलर को ऐसे ही क्रिएटिव माइंड की तलाश थी और पोर्शे को पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, जिससे कंपनी को फायदा हो। पोर्शे और उसकी टीम ने बिना वक्त गवाए बना डाली वन ऑफ द मोस्ट कार इन ह्यूमन हिस्ट्री। नाम था द वॉक्सवैगन बीटल एंड द वॉक्सवैगन टाइप 1। अराउंड 3 लाख ऑर्डर्स मिले थे बीटल के लिए, जो पोर्शे के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। जब पोर्शे ने वॉक्सवैगन के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, तब और एक बड़ी घटना घटी जो सीधे पोर्शे के करियर पे इफेक्ट करने वाली थी। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया। On September 1st, 1939, the weather perfect for mechanized warfare, Hitler unleashed his blitzkrieg. जिसे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग घोषित कर दी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग थी। सडनली बीटल का प्रोडक्शन रोक दिया गया और वॉर के लिए सप्लाईज पे ज्यादा फोकस किया गया। हिटलर चाहता था कि उसके लिए पोर्शे एक टैंक बनाए जो वॉर में काम आए। पोर्शे के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपनी टीम के साथ पोर्शे टैंक बनाने में लग गया। टैंक तो बना, लेकिन हिटलर को जैसी टैंक चाहिए थी वैसी नहीं बन पाए और बिड हार गए। पोर्शे कंपनी में काफी मजदूर काम करते थे, जो कि एक इलीगल काम था, बट जर्मनी के बड़ी बड़ी कंपनीज में आम बात थी। जर्मनी में मजदूर मिलना काफी डिफिकल्ट था। ये लोग उनसे फैक्ट्रीज में इतना काम करवाते थे कि उनकी जान निकल जाती थी। पहले तो पोर्शे ने इस बात से डिसएग्री कर रहे थे, बट लेटर 20s में काफी मजदूरों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की। तब पोर्शे को अपनी गलती माननी ही पड़ी। मजदूर विक्टिम्स के लिए पोर्शे ने करोड़ों यूरोस दिए। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही पोर्शे को अरेस्ट किया गया, क्योंकि सबको पता था हिटलर के सबसे करीबी लोगों में पोर्शे भी एक थे। अब पोर्शे कंपनी को एक ही आदमी संभाल सकता था, वो था पोर्शे का बेटा फेरी पोर्शे।
फेरी को भी फर्डिनांड की तरह मशीनों में इंटरेस्ट था। फेरी ने कंपनी को एक नई डायरेक्शन दी। पहले से वो काफी कार्स डिजाइन कर चुके थे। फिर उन्होंने बनाई स्विम वैगन, जो लैंड और वाटर दोनों पे चल सकती थी। फेरी ने अपने फादर को जेल से छुड़ाने के लिए फंड्स इकट्ठा करने स्टार्ट किए। इसके लिए फेरी ने एडवांस में कई लोगों को कार बनाने की कमिटमेंट दे दी। फेरी ने कंपनी के फाइनेंस को अच्छे से मैनेज किया और 1948 में इंट्रोड्यूस की पोर्शे कंपनी की पहली कार पोर्शे 356। इनिशियल सेल्स काफी लो होने के बावजूद कार लवर्स के बीच पोर्शे 356 पॉपुलर हो गई। फर्डिनांड ने वॉक्सवैगन फैक्ट्री में अपनी लास्ट विजिट 1950 में दी और अपने विजन को सक्सेसफुल होते हुए देखा। एक साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। फेरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पोर्शे 356 ने रेसिंग वर्ल्ड में काफी सक्सेस हासिल की। इसे देखते हुए फेरी ने 356 स्पीडस्टर और 356 कैरेरा भी लॉन्च कर दी। लेकिन पोर्शे 356 में एक प्रॉब्लम थी। ये सिर्फ बीटल का एक वेरिएशन था जिसमें कुछ माइनर चेंजेस करके बनाया गया था। पोर्शे के कस्टमर्स उसके बॉडी डिजाइन से बोर हो रहे थे। देन पोर्शे डिसाइडेड उनको कुछ यूनिक करना चाहिए जिससे लोग उनके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें। फेरी पोर्शे का बेटा भी था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भी फेरी की तरह मशीनों को दीवाना था। वो बचपन से अपने फादर की तरह बनना चाहता था। अलेक्जेंडर एक्टिवली पोर्शे के हर डिपार्टमेंट में हिस्सा लेने लगा। बॉडी डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद उसने नए कार जनरेशन में हिस्सा लेना शुरू किया और डिजाइन कर दी मॉडर्न आइकॉनिक पोर्शे 911। ये कार पोर्शे 356 से काफी ज्यादा पावरफुल थी। दूसरे स्पोर्ट्स कार के मुकाबले 911 सिर्फ फास्ट और रिलायबल भी थी। पोर्शे 991 इतनी क्लासिक थी, आज भी रोड पर चलते हुए देखा जा सकता है। पोर्शे ने लोगों को वही दिया जो वो चाहते थे और फास्टर मॉडल्स लॉन्च किए, जिससे 911 कैरेरा एस और 911 टर्बो। इन नए मॉडल के दम पर कंपनी ने 1970s में 2000 यूनिट सेल किए। अब पोर्शे बेस्ट स्पोर्ट कार मैन्युफैक्चरर के नाम से जानी जाती थी। 911 मॉडल से पोर्शे ने कई कार रेस जीती। फेरी के बेटे ने पोर्शे को आगे चलाने से और उनकी सीट लेने से साफ इनकार कर दिया। तब मजबूरन फेरी ने कंपनी से स्टेप डाउन कर लिया। फैमिली काउंसिल ने पोर्शे के शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। अब कोई और चार्ज कर रहा था। दिस वॉज द एंड ऑफ द पोर्शे फैमिली फ्रॉम कंपनी। फिर भी पोर्शे ने स्पोर्टी व्हीकल्स अपग्रेड करते हुए अपने आप को मार्केट में एक लीडिंग स्पोर्ट्स कार ब्रांड बना दिया। 1986 में डॉलर एक्सचेंज रेट में एक बड़ी गिरावट आई। व्हीकल्स की हाई क्वालिटी प्रोडक्शन कॉस्ट ने कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। 1991 तक उनकी सेल्स 23,000 यूनिट्स तक गिर गई, जो 5 साल पहले बेचे गए कार्स के आधे थे। कंपनी के लॉसेस 240 मिलियन डॉलर मार्क्स तक पहुंच गए और 1993 के एंड तक पोर्शे केवल 14,000 यूनिट्स पर ईयर बेच रही थी। सीधे शब्दों में वो डिजास्टर के कगार पर थे। कंपनी को अब बोल्ड फास्ट काम करके बोल्ड डिसीजन लेने थे, नहीं तो बैंक्रप्सी का खतरा था। अमेरिका में उस टाइम एसयूवी सबसे ज्यादा बिक रही थी। पोर्शे ने एसयूवी मार्केट कैप्चर करने का सोचा, लेकिन प्रोजेक्ट ने बहुत बैकलैश रिसीव किया। पोर्शे ने ट्रेडिशन से हमेशा हाई क्वालिटी लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाई थी, जो रोड और रेस ट्रैक दोनों पर परफॉर्म करने में केपेबल थी। फैमिली फ्रेंडली एसयूवी बनाना ब्रांड के साथ ठीक नहीं था। ये पहली बार था जब पोर्शे कार के 4 दरवाजे होने वाले थे। इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सी, पोर्शे ने 2002 में कायन इंट्रोड्यूस की और बहुतों को सरप्राइज किया, क्योंकि ये उनकी बेस्ट सेलिंग व्हीकल बनी और फैन फेवरेट भी। कायन अलग दिखती थी, पर इसमें वही फीचर्स थे जो ब्रांड लवर्स फेमिलियर थे, जैसे स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी, और अपने लग्जूरियस इंटीरियर स्पेस और कंफर्ट के कारण कायन की सेल्स ने कंपनी को बैंक्रप्सी से बचा लिया। आज के टाइम पर कायन और रिसेंटली लॉन्च हुई मकैन भी इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स हैं। ये कार्स अमेरिका में पोर्शे की सेल्स का 70% से ज्यादा रेवेन्यू बनाते हैं। कुछ लोगों के नजर में ये दुनिया की सबसे स्पोर्टी एसयूवीज हैं। इस मार्केट में इतनी सक्सेस पाने के बाद ई ब्रांड ने अपने स्पोर्ट्स कार रूट से कभी टच नहीं खोया। रेसिंग कार्स में से उनके नए मॉडल्स पोर्शे पानामेरा और फुली इलेक्ट्रिक टायकान उनके बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स व्हीकल्स हैं।